के इस पावन आयोजन के अवसर पर विहंगम योग और स्वरवेद महामंदिर के 98वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी की इस धरती पर हुआ है। कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उन्हीं के यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में बाबा विश्वनाथ का धाम राष्ट्र को समर्पित हुआ है और आज यहां पर सद्गुरु स्वामी सदाफल देव जी महाराज किस कर्म भूमि पर आप सभी श्रद्धालुओं से संवाद बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह देश अपनी आजादी के उन दीवानों के प्रति जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इस अमृत महोत्सव आयोजन के अवसर पर कोई संकल्प ले सके। पूरे देश के अंदर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से पूरे देश के अंदर चल रहे कार्यक्रम न केवल उस त्याग और बलिदान से एक नई प्रेरणा प्राप्त करके एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबको प्रेरित करती है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को कैसे वैश्विक स्तर पर हमें पहुंचाना है, इसके लिए स्वरवेद महामंदिर का आज का एक कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्वरवेद प्राणों की विद्या है, प्राणायाम उसका एक भाग है और योग भी अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है। योग को वैश्विक मान्यता 21 जून की तिथि को हम सब मनाते हैं। यह भी वैश्विक मान्यता मिली है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण और वैश्विक मंच पर भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता को जो मान्यता आज प्राप्त हुई है, उस पर हर भारतवासी गौरवान्वित है, आह्लादित है। आज यहां पर सद्गुरु स्वामी सदाफल देव जी महाराज की इस पावन भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 98वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के अवसर पर आगमन हुआ है। मैं आप सभी श्रद्धालुजनों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। त्यागी व्यक्ति ही कुशल नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखता है। इस बात को अक्षरशः सत्य साबित किया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो संसाधन और सुविधाएं तो देते ही हैं, साथ में देते हैं संस्कार और संकल्पों को सिद्ध करने की प्रेरणा भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जनसभा और आप देख सकते हैं तस्वीर, लोगों को बहुत वक्त से इंतजार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, अपनी बात रखेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के और ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, जिसमें इंतजार है कि मोदी अपनी बात कहेंगे। हर हर महादेव। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल
श्रीमती आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी और इसी क्षेत्र के सांसद श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, यहीं के आपके प्रतिनिधि और योगी जी सरकार में मंत्री श्रीमान अनिल राजभर जी, देश विदेश से पधारे सभी साधक व श्रद्धालुगण, भाइयों और बहनों, उपस्थित सभी साथियों, काशी की ऊर्जा अक्षुण्ण तो है ही, ये नीत नया विस्तार भी लेती रहती है। कल काशी ने भव्य विश्वनाथ धाम महादेव के चरणों में अर्पित किया और आज विहंगम योग संस्थान का ये अद्भुत आयोजन हो रहा है। इस दैवीय भूमि पर ईश्वर अपनी अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संतों को ही निमित्त बनाता है। आप जब संतों की साधना पुण्य फल को प्राप्त करती है तो सुखद संयोग भी बनते ही चले जाते हैं। आज हम देख रहे हैं अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान का 58वां वार्षिकोत्सव स्वतंत्रता आंदोलन में सद्गुरु सदाफल देव जी की कारागार यात्रा के 100 वर्ष और देश की आजादी का अमृत महोत्सव, ये सब हम सब एक साथ इनके साक्षी बन रहे हैं। इन सभी संयोगों के साथ आज गीता जयंती का पुण्य अवसर भी है। आज के ही दिन कुरुक्षेत्र की युद्ध की भूमि में जब सेनाएं आमने सामने थी, मानवता को योग, अध्यात्म और परमात्मा का परम ज्ञान मिला था। मैं इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को और सभी देशवासियों को गीता जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। भाई और बहनों, सद्गुरु सदाफल देव जी ने समाज के जागरण के लिए विहंगम योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए यज्ञ किया था। आज वो संकल्प बीज हमारे सामने इतने विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। आज 5101 यज्ञ कुंडों के विश्व शांति वैदिक महायज्ञ के रूप में, इतने बड़े सहयोगासन प्रशिक्षण शिविर के रूप में, इतने सेवा प्रकल्पों के रूप में और लाखों लाख साधकों के इस विशाल परिवार के रूप में हम उस संत संकल्प की सिद्धि को अनुभव कर रहे हैं।
मैं सद्गुरु सदाफल देव जी को नमन करता हूं, उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं स्वतंत्र देव जी महाराज और विज्ञान देव जी महाराज का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो इस परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं, नया विस्तार दे रहे हैं और आज एक भव्य आध्यात्मिक भूमि का निर्माण हो रहा है। मुझे उसके दर्शन करने का अवसर मिला। जब ये पूर्ण हो जाएगा तो न सिर्फ काशी के लिए लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नजराना बन जाएगा। हमारा देश इतना अद्भुत है कि यहां जब भी समय विपरीत होता है, कोई न कोई संत विभूति समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाती है। ये भारत ही है जिसकी आजादी के सबसे बड़े नायक को दुनिया महात्मा बुलाती है। ये भारत ही है जहां के राजनीतिक आंदोलन के भीतर भी आध्यात्मिक चेतना निरंतर प्रवाहित रही है। और ये भारत ही है जहां साधकों की संस्था अपने वार्षिकोत्सव को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। साथियों, यहां हर साधक गौरवान्वित है कि उनके पारमार्थिक गुरुदेव ने स्वाधीनता संग्राम को दिशा दी थी और सहयोग आंदोलन में जेल जाने वाले पहले व्यक्तियों में संत सदाफल देव जी भी थे। जेल में ही उन्होंने स्वरवेद के विचारों पर मंथन किया। जेल से रिहा होने के बाद उसे मूर्त स्वरूप दिया। साथियों, सैकड़ों साल के इतिहास में हमारे स्वाधीनता संग्राम के कितने ही ऐसे पहलू रहे हैं जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधे रखा। ऐसे कितने ही संत थे जो आध्यात्मिक तप छोड़कर आजादी के लिए जुटे। हमारे स्वाधीनता संग्राम की ये आध्यात्मिक धारा इतिहास में वैसे दर्ज नहीं की गई जैसे की जानी चाहिए। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो इस धारा को सामने लाना हमारा दायित्व है। इसलिए आज देश आजादी की लड़ाई में अपने गुरुओं, संतों और तपस्वियों के योगदान को स्मरण कर रहा है। नई पीढ़ी को उनके योगदान से परिचित करा रहा है। मुझे खुशी है कि विहंगम योग संस्थान भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा है। साथियों, भविष्य के भारत को सुदृढ़ करने के लिए अपनी परंपराओं, अपने ज्ञान दर्शन का विस्तार आज समय की मांग है। इस सिद्धि के लिए काशी जैसे हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र एक प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। हमारी सभ्यता के ये प्राचीन शहर पूरे विश्व को दिशा दिखा सकते हैं।
बनारस जैसे शहरों ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी भारत की पहचान के, कला के, उद्यमिता के बीजों को सहेज कर रखा है। जहां बीज होता है, वृक्ष वहीं से विस्तार लेना शुरू करता है। और इसलिए आज जब हम बनारस के विकास की बात करते हैं, तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। भाई और बहनों, आज आप लाखों लोग यहां उपस्थित हैं। आप अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से आए हैं। आप काशी में अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपनी ऊर्जा और अपने साथ असीम संभावनाएं, कितना कुछ लेकर आए हैं। आप काशी से जब जाएंगे तो नए विचार, नए संकल्प, यहां का आशीर्वाद, यहां के अनुभव, कितना कुछ लेकर जाएंगे। लेकिन वो दिन भी याद करिए, जब आप यहां आते थे तो क्या स्थिति थी। जो स्थान इतना पवित्र हो, उसकी बदहाली लोगों को निराश करती थी। लेकिन आज ये परिस्थिति बदल रही है। आज जब देश विदेश से लोग आते हैं तो एयरपोर्ट से निकलते ही उन्हें सब बदला बदला लगता है। एयरपोर्ट से सीधे शहर तक आने में अब उतनी देर नहीं लगती। रिंग रोड का काम भी काशी ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। बड़े वाहन और बाहर की गाड़ियां और बाहर ही निकल जाती है। बनारस आने वाली काफी सड़कें भी अब चौड़ी हो गई है। जो लोग सड़क के रास्ते बनारस आते हैं, वो अब सुविधा से कितना फर्क पड़ा है, ये अच्छी तरह से समझते हैं। यहां आने के बाद आप चाहे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएं या मां गंगा के घाटों पर जाएं, हर जगह काशी की महिमा के अनुरूप ही आभा बढ़ रही है। काशी में बिजली के तारों के जंजाल को अंडरग्राउंड करने का काम जारी है। लाखों लीटर सीवेज का ट्रीटमेंट भी हो रहा है। इस विकास का लाभ यहां आस्था और पर्यटन के साथ साथ यहां की कला संस्कृतियों को भी मिल रहा है। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर हो, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो, या बुनकरों, कारीगरों के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम, आज काशी के कौशल को नई ताकत मिल रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बनारस एक बड़े मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। साथियों, जब मैं काशी आता हूं या दिल्ली में भी रहता हूं तो प्रयास रहता है कि बनारस में हो रहे विकास कार्यों को गति देता रहूं। कल रात 12, साढ़े 12 बजे के बाद जैसे ही मुझे अवसर मिला, मैं फिर निकल पड़ा था। अपनी काशी में जो काम चल रहे हैं, जो काम किया गया है, उनको देखने के लिए निकल पड़ा था। गौदौलिया में जो सुंदरीकरण का काम हुआ है, वो वाकई देखने योग्य बना है।
वहां कितने ही लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैंने मड़ुवाड़ी में बनारस रेलवे स्टेशन भी देखा। इस स्टेशन का भी अब कायाकल्प हो चुका है। पुरातन को समेटे हुए नवीनता को धारण करना बनारस देश को नई दिशा दे रहा है। साथियों, इस विकास का सकारात्मक असर बनारस के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों पर भी पड़ रहा है। अगर हम 2019-20 की बात करें तो 2014-15 के मुकाबले में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हो गई है, डबल हो गई है। 2019-20 में कोरोना के कालखंड में अकेले बाबतपुर एयरपोर्ट से ही 30 लाख से ज्यादा यात्रियों का आना जाना हुआ है। इस बदलाव से काशी ने ये दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। यही बदलाव आज हमारे दूसरे तीर्थ स्थानों में भी दिख रहा है। केदारनाथ, जहां अनेक कठिनाइयां होती थी, 2013 की तबाही के बाद लोगों का आना जाना कम हो गया था। वहां भी अब रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इससे विकास और रोजगार के कितने असीम अवसर बन रहे हैं। युवाओं के सपनों को ताकत मिल रहे हैं। यही विश्वास आज पूरे देश में दिख रहा है। इसी गति से आज देश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। साथियों, सद्गुरु सदाफल जी ने स्ववेद में कहा है, दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। यानी सबसे प्रेम, सबके प्रति करुणा, ऊंच नीच से भेदभाव से मुक्ति, यही तो आज देश की प्रेरणा है। आज देश का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं मेरा के स्वार्थ से ऊपर उठकर आज देश सबका प्रयास के संकल्प से आगे बढ़ रहा है। साथियों, स्वाधीनता संग्राम के समय सद्गुरु ने हमें मंत्र दिया था स्वदेशी का। आज उसी भाव में देश ने अब आत्मनिर्भर भारत मिशन शुरू किया है। आज देश के स्थानीय व्यापार रोजगार को, उत्पादों को ताकत दी जा रही है। लोकल को ग्लोबल बनाया जा रहा है। गुरुदेव ने सर्ववेद में कहा, हमें योग का, विहंगम योग का मार्ग भी दिया था। उनका सपना था कि योग जन जन तक पहुंचे और भारत की योग शक्ति पूरे विश्व में स्थापित हो। आज जब हम पूरी दुनिया को योग दिवस मनाते हुए, योग का अनुसरण करते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि सद्गुरु का आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। साथियों, आज आजादी के अमृत काल में भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण स्वराज है, उतना ही महत्वपूर्ण सुराज भी है। हम दोनों का रास्ता भारतीय ज्ञान, विज्ञान
जीवन शैली और पद्धतियों से ही निकलेगा। मैं जानता हूं विहंगम योग संस्थान वर्षों से इस विचार को आगे बढ़ा रहा है। आपका आदर्श वाक्य है, गावो विश्वस्य मातरः। गौ माता के साथ इस संबंध को सुदृढ़ करने के लिए गोधन को हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक स्तंभ बनाने के लिए देश में अनेक प्रयास हो रहे हैं। साथियों, हमारा गोधन हमारे किसानों के लिए केवल दूध का ही स्रोत न रहे, बल्कि हमारी कोशिश है कि गौवंश प्रगति के अन्य आयामों में भी मदद करे। आज दुनिया स्वास्थ्य को लेकर सजग हो रही है। केमिकल्स को छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ विश्व लौट रहा है। हमारे यहां गोबर कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का बड़ा आधार होता था, हमारी ऊर्जा जरूरतों को भी पूरी करता था। आज देश गोबर्धन योजना के जरिए बायोफ्यूल को बढ़ावा दे रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है, और इन सब से एक तरह से पर्यावरण की रक्षा भी हो रही है। आज से 2 दिन बाद 16 तारीख को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इस पर एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम भी होने जा रहा है। इसमें पूरे देश से किसान जुड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि आप सभी भी 16 दिसंबर को प्राकृतिक खेती के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें और बाद में किसानों को घर घर जाके बताएं। एक ऐसा मिशन है जिसे जन आंदोलन बनना चाहिए, और इसमें आप सभी अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश अनेक संकल्पों पर काम कर रहा है। विहंगम योग संस्थान सदगुरु सदाफल देव जी के निर्देशों का पालन करते हुए लंबे समय से समाज कल्याण के कितने ही अभियान चला रहा है। आज से 2 साल बाद आप सभी साधक यहां 100वें अधिवेशन के लिए एकत्रित होंगे। 2 साल का ये बहुत उत्तम समय है। इसे ध्यान में रखकर मैं आज आप सभी से कुछ संकल्प लेने का आग्रह करना चाहता हूं। ये संकल्प ऐसे होने चाहिए जिसमें सदगुरु के संकल्पों की सिद्धि हो और जिसमें देश के मनोरथ भी शामिल हो। ये ऐसे संकल्प हो सकते हैं जिन्हें अगले 2 साल में गति दी जाए, मिलकर के पूरा किया जाए। जैसे एक संकल्प हो, और हो सकता है हमें बेटी को पढ़ाना है, हमें हमारी बेटियों को स्किल डेवलपमेंट के लिए भी तैयार करना है। अपने परिवार के साथ साथ जो लोग समाज में जिम्मेदारी उठा सकते हैं, वो 1-2 गरीब बेटियों के स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठाएं। एक और संकल्प हो सकता है, पानी बचाने के लिए हमें अपनी नदियों को, गंगा जी को, सभी जल स्रोतों को स्वच्छ रखना है। इसके लिए भी आपसे संस्थान द्वारा नए अभियान शुरू किए जा सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, देश आज प्राकृतिक खेती पर बल दे रहा है। इसके लिए लाखों लाख किसान भाई बहनों को प्रेरित करने में भी
आप सब बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। हमें अपने आसपास सफाई स्वच्छता का भी विशेष ध्यान देना है। किसी भी सार्वजनिक जगह पर गंदगी न फैले, ये ध्यान रखना है। परमात्मा के नाम से आपको कोई न कोई सेवा का ऐसा कार्य भी जरूर करना है जिसका लाभ पूरे समाज को हो। मुझे विश्वास है इस पवित्र अवसर पर संतों के आशीर्वाद से ये संकल्प जरूर पूरे होंगे और नए भारत के सपनों को पूरा करने में सहयोग देंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी का मैं आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण पवित्र अवसर पर मुझे भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला, इस पवित्र स्थान का दर्शन करने का अवसर मिला। मैं फिर एक बार सबका आभार व्यक्त करता हूं। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी दौरे के दूसरे दिन विहंगम योग के 98वें वार्षिक उत्सव में पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने अपने विकास कार्यों को गिनाया और साथ ही संत को नमन किया और विहंगम योग के 98वें वार्षिक उत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश इतना अद्भुत है कि यहाँ जब भी समय विपरीत होता है, कोई न कोई संत विभूति समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाता है और ये भारत ही है जिसकी आज़ादी के सबसे बड़े नायक को दुनिया महात्मा बुलाती है। इसके पहले भी उन्होंने कल काशी में भव्य विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था और उन्होंने आज अपने संबोधन में कहा कि आज गीता जयंती भी है और गीता जयंती का आज पुण्य अवसर है। आज ही के दिन कुरुक्षेत्र में युद्ध की भूमि में सब सेनाएं जब आमने सामने थी तो मानवता को योग, आध्यात्म और परमार्थ का परम ज्ञान मिला था। स्वर्वेद महामंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के बाद काशी का कायाकल्प हुआ है। अब मथुरा को भव्य और दिव्य बनाने की मांग हो रही है और इसी मुद्दे पर न्यूज इंडिया ने मथुरा सांसद हेमा मालिनी से सुपर एक्सक्लूसिव बात की। सुनिए क्या कुछ उनकी प्लानिंग है, क्या कुछ उन्होंने कहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मथुरा से सांसद हेमा मालिनी जी हैं। हेमा जी, आप क्योंकि मथुरा से आती हैं और काशी की तस्वीर जिस तरीके से कल से आप देख रही हैं, आपका भी आना जाना वहाँ पे हुआ है, कितना बदलाव नज़र आता है? काशी में बहुत बदलाव हुआ है। बहुत बहुत बढ़िया काम मोदी जी ने किया है। वो सिर्फ वही कर सकते हैं और किसी ने आज तक नहीं किया। कोई सोचा भी नहीं था इस किस्म का भी हो सकता है, क्योंकि मोदी जी का एक अलग विजन होता है पूरा देश का, एक एक चीज़ों का, मंदिर का, सब जगह का। तो व्हाट ही हैज़ डन इज़ वेरी रिमार्केबल थिंग, वंडरफुल। पीपल एवरीबडी अप्रिशिएट सो मच। वैसे मथुरा में भी काफ़ी चेंजेस हुआ है। बहुत कुछ हम लोगों ने हम कर सके, मैं कर सकी, क्योंकि हमारे साथ योगी जी का साथ है, तो बहुत सारे चेंजेस हुआ है। अभी जैसा अभी मोदी जी ने काशी में किया है, वैसा हम मथुरा में भी आराम से कर सकते हैं। आपने बताया कि आप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत आपने किया था, पत्र भी लिखा था कि मथुरा को भी सजाया जाए, संवारा जाए। किस तरीके से सार्थक चर्चा रही आपकी? काफ़ी चर्चा सफाई के ऊपर, मंदिरों के पास में बहुत सारे छोटी छोटी गलियां हैं ना, वो तो कुंज गली तो फेमस है, वो तो होना चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा मंदिर में बहुत क्या है, इतना भीड़ हो जाता है कि थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे काशी में हुआ करता था। सो ऐसा हम चाहेंगे हमारे मथुरा में भी हो। ये तो कृष्ण जन्मस्थल है। भगवान कृष्ण जो प्रेम और स्नेह का प्रतीक है भगवान कृष्ण, और उनका एक मंदिर बनाना बहुत ही सुंदर काम होगा। इट इज़ लेकिन बहुत ही प्यार और सद्भावना, स्नेह के साथ वो मंदिर बनना चाहिए। चाहेंगी जब मंदिर बने आप साक्षी रहें, आपकी देख रेख में ही मैं देखना चाहूँगी और मैं वहाँ के सांसद बनी रहूँ।
और सवाल है मैम, क्या बनारस काशी की बात करें, क्योंकि आप उन गलियों में आप जाकर के आपने दर्शन किया था जब बदलाव नहीं हुए थे, अब दोबारा किस तरीके से बनारस जाना होगा आपका क्या? अभी मुझे एक कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है, अभी आई थिंक इसी महीने के एंड में कुछ है, तो उस कार्यक्रम में मुझे बुलाया है। मेरा नृत्य का कार्यक्रम होगा उधर, तो मैं सब कुछ देखने को मुझे मिलेगा। तो जो मैंने काशी को देखा पहले, उससे हटके, उससे भव्य अभी है, वो देखने का बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री को कब मथुरा बुला रही हैं आप, और इसी तरीके का पूरा कार्यक्रम हो भगवान श्री कृष्ण की नगरी में? कृष्ण की नगरी में हम बुलाते रहते हैं, वो आते भी हैं। जैसे वो प्रधानमंत्री पहले बने तो मथुरा में ही आए, दीनदयाल उपाध्याय जी उनका ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेन स्तंभ हैं, तो उनका जन्म स्थल है वो, तो वहाँ पे आए थे पहले, तो हमने तो बुलाया है, तो बहुत कुछ ही विल डू इट, क्योंकि ये नॉट मेरे लिए नहीं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल है, उसको भी उतना ही भव्य रखना है जितना अयोध्या का राम जन्म स्थल है। वैसा हमारे जितने भी ऐसा क्षेत्र हैं, धार्मिक क्षेत्र हैं, वो सब बहुत भव्य होना चाहिए, वेरी इम्पोर्टेंट, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ देखने को मिलेगा। नहीं तो हम लोग यहीं ऐसे ही छोड़ के जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। ये पहले 30-40 साल पहले से ये सोच के करना चाहिए था, जो किसी ने नहीं किया। सो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं हमारे मोदी जी को इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो ये थी हेमा मालिनी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अयोध्या भी हो गया, और अगर बात करें बनारस में काशी भी हो गया, और मथुरा की भी जो मंदिर की तैयारी है वो भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है और उनको कहा है कि मथुरा का जो मंदिर है उसको भी पूरा जो है सुंदरीकरण किया जाए, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मथुरा आने का निमंत्रण दिया है। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी के 2 दिवसीय दौरे पर है, और कल उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया, और अब ये देखिए स्वामी सदाफल देव महाराज जी की मूर्ति को उन्होंने नमन किया। इसके बाद विहंगम योग के 98वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे, और जहां उन्होंने संबोधन भी किया, और इस दौरान उन्होंने स्वामी सदाफल देव जी को नमन किया, उनको याद किया, और उन्होंने कहा कि जब जब देश में विपरीत हालात हुए, तब तब कोई न कोई संत विभूति इस धारा को मोड़ने के लिए अवतरित होता है, और ऐसे ही महान विभूति थे सदाफल देव महाराज जी, उनको उन्होंने नमन किया। काशी दौरे के दूसरे दिन आप देखिए, आज भी उनके कई कार्यक्रम रहे। आज बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उनके साथ उन्होंने एक बैठक की। इसके बाद अब उनका जो अगला दौरा था वो स्वरवेद महामंदिर के विहंगम योग के 98वें वार्षिक उत्सव में पहुंचे, और वहां पर उन्होंने संबोधन किया और तमाम साधु संतों को नमन किया। तो 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे, तो काशी के जो विकास को वो खुद देखने के लिए पहुंचे, रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, और आप देखिए एक एक चीज का बड़ी बारीकी से वो निरीक्षण कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ थे, वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और किस तरीके से रेलवे स्टेशन का विकास किया गया। अब आप देखिए ये वाराणसी का रेलवे स्टेशन है और कितना भव्य नजर आ रहा है। खुद उसका अवलोकन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। अभी ये देखिए, जब आप काशी पहुंचेंगे तो जिस तरीके से एयरपोर्ट है, सेम उसी तर्ज पर रेलवे स्टेशन को भी सजाया संवारा गया है। आप एयरपोर्ट से जब निकलेंगे तो कितना विहंगम दृश्य होता है। तो न सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि अब आप देखिए ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। रेलवे स्टेशन को भी उसी तर्ज पर सजाया गया है, भव्य लाइटिंग की गई है। और जब भी कभी आप काशी अगर आप जाएंगे तो जब पुराना वाला रेलवे स्टेशन आपके दिमाग में अगर होगा, तो अब जब आप आएंगे तो एक भव्य लाइटिंग आपको दिखेगी जिस पे लिखा रहेगा वाराणसी रेलवे स्टेशन। और ये देखिए पीछे जब आप देख रहे हैं इतनी साफ सफाई, स्वच्छता, जो प्रधानमंत्री मोदी का मिशन था स्वच्छता, वो यहाँ नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के मन में क्या है और वो कब क्या करेंगे, इस
जिसे समझ पाना काफी मुश्किल है। कुछ ऐसा ही नजारा पीएम के काशी दौरे के समय दिखा, जिसने सबको हैरान कर दिया। आधी रात को प्रधानमंत्री काशी की सड़कों पर पैदल ही निकल पड़े। क्यूट बच्चा मिला तो पीएम ने उसे दुलार भी किया। गलियों में पीएम को देख लोगों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। रात करीब 1 बजे पीएम बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। इन सब के बीच पीएम का एक तरफ उदार चेहरा दिखा, तो दूसरी ओर वो निरीक्षण के समय गंभीर भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी ऐतिहासिक पलों का गवाह बना। जब प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जब प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में हुए निर्माण कार्य का जायजा लिया और जब प्रधानमंत्री ने क्रूज की सवारी की, पूरे काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर ओर हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। काशी दौरे पर गए प्रधानमंत्री की कुछ तस्वीरें ऐसी आईं जिसने सबका मन मोह लिया। रात के करीब 1 बज रहे थे और आधी रात में पीएम मोदी काशी की सड़कों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ निकल पड़े। प्रधानमंत्री अपनी बनारस यात्रा का कोई पल गंवाना नहीं चाहते थे। ऐसे में सोमवार का दिन बाबा विश्वनाथ के चरणों में बिताने के बाद वो आधी रात को फिर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए। इस दौरान एक क्यूट से बच्चे से पीएम का सामना हुआ तो वो उसे दुलार करने से खुद को रोक नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि कैसे अपने काशीवासियों को खुश करना है। उनका देर रात रास्ते में लोगों से मिलना और बातचीत करने का अंदाज बनारस के लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख कर लिया है। कांग्रेस की मुंबई इकाई ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की रैली को अनुमति नहीं देने के लिए पुलिस और स्थानीय निकाय के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और इसी को लेकर मुंबई से हमारे संवाददाता शुभम पांडे की इस रिपोर्ट को आप देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 28 दिसंबर को मुंबई में होने वाली रैली को लेकर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने इजाजत नहीं दी है, जिसके बाद कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसका आज फैसला हो सकता है। बता दें, आगामी 28 दिसंबर को कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाएगी। इस दिन मुंबई कांग्रेस की विचार है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता है उनको मुंबई बुलाया जाए, ताकि इस सभा में तकरीबन 2.5 लाख लोगों को बुलाया जाए। तमाम जो 2.5 लाख कार्यकर्ता हैं उन्हें एक सभा के जरिए संबोधित किया जाए, क्योंकि आगामी कुछ महीनों में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने है। इस वजह से महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर देखते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ये सभा कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन उससे पहले उद्धव ठाकरे सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। जी हाँ, जिस तरीके से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखकर उद्धव ठाकरे सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, इस वजह से इस फैसले पर हामी नहीं भरी है। तो वहीं बता दें कि अब कांग्रेस के जो बड़े शीर्ष नेता हैं वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे। कहीं न कहीं थोड़ी सी राहत जो है उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कांग्रेस की जो इस रैली में राहुल गांधी की जो सभा है उसमें 2.5 लाख लोगों को जो संबोधित किया जाए उसके लिए हाईकोर्ट से इजाजत मिल जाए। बता दें कि कांग्रेस भी इस वक्त महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में एक प्रमुख दल है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं की बात करें तो उसमें से कई जो मंत्री हैं वो इस वक्त महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के कैबिनेट में मंत्री हैं। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से कांग्रेस जो है हाईकोर्ट से यह रास्ता साफ करवा लेती है कि राहुल गांधी की जो सभा आयोजित होने वाली है मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में, उसको हरी झंडी मिलती है या नहीं। बता दें, इसके अलावा
1885 से लेकर 2021 तक कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व के जितने भी अध्यक्ष हुए थे उन सभी की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। एक माध्यम के जरिए दिखाया जाएगा कि किस तरीके से कांग्रेस पिछले कई सालों से जो है काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट से किस तरीके से इसकी परमिशन मिलती है या नहीं। न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से शुभम पांडे। और मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। फिल्म अभिनेत्री निकिता दत्ता से मोबाइल छीनने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 28 नवंबर की रात को निकिता दत्ता से मोबाइल फोन छीन लिया गया था। देर रात सड़क पर चलते वक्त अभिनेत्री के साथ ये वारदात हुई, जिसके बाद निकिता दत्ता ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी थी और फिर अपने साथ हुई इस घटना का जिक्र किया और बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में अब खबर आ रही है कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देश भर में कोरोना को लेकर एक बार फिर से दहशत देखने को मिल रही है। अब करीना कपूर खान और अमृता अरोड़ा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। 2 दिन पहले करीना कपूर ने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया था। वही करीना कपूर खान, अमृता अरोड़ा के बाद महीप कपूर भी कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। महीप के साथ साथ सोहेल खान की पत्नी सीमा खान भी कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। इसके अलावा करीना कपूर भी पॉजिटिव पाई गई हैं। उनको मेयर ने फटकार लगाई। करीना कपूर की बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। साथ ही साथ अमृता अरोड़ा, करण जौहर की बिल्डिंग को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। तो माया नगरी कितनी लापरवाह हो गई है, आप इन तस्वीरों को देख के समझ सकती है। यहाँ पर अनिल कपूर के घर पे पार्टी हुई थी और इसके बाद आप देखिए उसमें कई ऐसे जो अभिनेता और अभिनेत्री थे वो लोग शामिल हुए, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।